हेलो दोस्त, स्काई अनलिमिटेड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं पॉलिटिकल साइंस के आज के अपने अगले टॉपिक से, जिसमें हम संसद में विधायी प्रक्रिया, बजट एवं संसदीय समितियां, इन तीनों के बारे में विस्तृत रूप से आगे देखेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं संसद में विधायी प्रक्रिया से। विधायी प्रक्रिया का अर्थ दोस्तों, संसद में जो भी विधेयक पेश किए जाते हैं वो विधेयक से अधिनियम कैसे बनते हैं, स्वीकृत होने के बाद, और यदि अस्वीकृत हो जाते हैं तो विधेयक कैसे समाप्त हो जाता है, उसके बारे में हम पूरी प्रक्रिया आगे संसद के विधायी प्रक्रिया में देखेंगे। संसद में जो विधेयक पेश किए जाते हैं वो सभी दोनों सदनों में समान चरणों में एवं एक समान माध्यम से पारित होता है। और ये विधेयक सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, पहला सरकारी विधेयक, दूसरा गैर सरकारी विधेयक। पहला है सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक को सरकार का मंत्री लाता है। सरकारी विधेयक सरकार की नीतियों पर आधारित होती है। इसके अलावा इसके पारित होने की पूरी उम्मीद होती है, और यदि विधेयक अस्वीकृत हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है। सरकारी विधेयक लाने से 7 दिन पूर्व का नोटिस देना अनिवार्य होता है, और सरकारी विधेयक उस विभाग से संबंधित तथा विभिन्न समितियों के परामर्श द्वारा लाया जाता है। अगला है गैर सरकारी विधेयक। मंत्री के अलावा कोई अन्य सदस्य यदि कोई विधेयक लाता है तो वो गैर सरकारी विधेयक होता है। यह सामान्यतः विपक्षी दल के मंतव्य से लाया जाता है, और इसके पारित होने की उम्मीद बहुत कम होती है। इस विधेयक का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। सरकारी विधेयक लाने से पूर्व 7 दिन का नोटिस होना चाहिए, लेकिन गैर सरकारी विधेयक लाने से पूर्व कम से कम 1 माह का नोटिस उस सदस्य जो विधेयक लाता है उसको लाना अनिवार्य होता है। गैर सरकारी विधेयक की जिम्मेदारी संबंधित सदस्य की होती है जो इस विधेयक को लाता है। जितने भी विधेयक संसद में पेश किए जाते हैं सामान्यतः उनको 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। पहला है दोस्तों साधारण विधेयक। वित्तीय मामलों को छोड़कर जो सारे विधेयक संसद में पेश किए जाते हैं वो साधारण विधेयक के अंतर्गत आते हैं। साधारण विधेयक का निम्न चरणों में पाठन किया जाता है, जिसमें प्रथम पाठन, द्वितीय पाठन एवं तृतीय पाठन सम्मिलित है। प्रथम पाठन में दोस्तों विधेयक का प्रस्तुतिकरण तथा राजपत्र में प्रकाशन प्रथम पाठन के अंतर्गत होता है। और फिर आता है द्वितीय पाठन। द्वितीय पाठन में दोस्तों इसमें विधेयक की विस्तृत समीक्षा होती है, इस पर साधारण बहस होती है, जिसके अंतर्गत प्रवर समिति, संयुक्त समिति एवं जनता की राय ली जाती है। फिर विचार विमर्श की होता है द्वितीय पाठन के अंतर्गत। फिर आता है दोस्तों तृतीय पाठन। तृतीय पाठन के अंतर्गत यह इसको विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है, और यदि ये एक सदन में स्वीकार कर लिया जाता है तो फिर इसी को दूसरे सदन में विधेयक को भेजा जाता है। और दूसरे सदन में भी विधेयक का प्रथम पाठन, द्वितीय पाठन, तृतीय पाठन इसी तरह लिया जाता है जैसे प्रथम सदन में जहाँ विधेयक को पेश किया जाता है। फिर द्वितीय सदन उसको चाहे तो लंबित कर सकता है और पारित कर सकता है, और यदि पारित नहीं करता है तो फिर या 6 महीने तक रख लेता है तो जो गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, और जो गतिरोध उत्पन्न होता है उसको समाप्त करने के लिए संयुक्त बैठक की व्यवस्था भी संसद द्वारा की गई है। द्वितीय सदन में सभी चरणों में, प्रथम एवं द्वितीय एवं तृतीय चरणों में पाठन होने के बाद राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकृति दे देता है, और स्वीकृति के बाद विधेयक अधिनियम बन जाता है। और यदि अस्वीकृति दे देता है तो विधेयक वहीं पर निरस्त हो जाता है। साधारण विधेयक के द्वितीय पाठन में दोस्तों विभिन्न
समितियों में इसकी चर्चा की जाती है, जिसमें प्रवर समिति, संयुक्त समिति इत्यादि आती है। प्रवर समिति में उस सदन के सदस्य होते हैं जिसमें विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, उसको प्रवर समिति कहते हैं। और संयुक्त समिति में दोनों सदनों के सदस्य होते हैं संयुक्त समिति में। और द्वितीय पाठन में विस्तार पूर्वक चर्चा होती है, विधेयक पर खंडवार चर्चा होती है, लेकिन इसके मूल विषय को परिवर्तित नहीं किया जाता है। इस तरह साधारण विधेयक अधिनियम बन जाता है। अगला दोस्तों दूसरा धन विधेयक। धन विधेयक की व्याख्या अनुच्छेद 110 के अंतर्गत की गई है और धन विधेयक के संबंध में लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। और जब यह राज्यसभा में ये राज्यसभा के अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो लोकसभा का अध्यक्ष इसके पीछे पृष्ठांकन करता है। धन विधेयक के लोकसभा में राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार के प्रत्येक विधेयक सरकारी विधेयक समझे जाते हैं और इसे मंत्री ही सरकार के पेश कर सकते हैं। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा के पास प्रतिबंधित शक्ति होती है। यदि ये धन विधेयक 14 दिन से अधिक राज्यसभा में पड़ा रहता है तो इसे राज्यसभा से पारित समझा जाता है। अनुच्छेद 110 के अंतर्गत कर का अधिरूपण, उत्पादन, परिहार, विनियमन एवं संचित निधि से धन के विनियोग इत्यादि आते हैं। दोस्तों साधारण विधेयक के संबंध में लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों के पास समान शक्ति होती है साधारण विधेयक के संबंध में, किंतु धन विधेयक के संबंध में सारी शक्ति लोकसभा के पास होती है, राज्यसभा के पास बहुत ही प्रतिबंधित शक्ति है। तीसरा है दोस्तों वित्त विधेयक। ऐसे विधेयक जो वित्तीय मामले, राजस्व या व्यय से संबंधित होते हैं वित्त विधेयक के अंतर्गत आते हैं। धन विधेयक को छोड़कर सारे वित्तीय मामले वित्त विधेयक के अंतर्गत आते हैं। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक हो सकते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकते। और वित्त विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक हो सकती है, किंतु धन विधेयक के मामले में ऐसा नहीं हो सकता। अगला है दोस्तों चौथा संविधान संशोधन विधेयक। संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन विधेयक की व्याख्या की गई है। इसमें संविधान संशोधन की 3 विधियों का उल्लेख है। पहला है साधारण विधि द्वारा। इस विधि में संसद में साधारण बहुमत द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर कानून बन जाता है। इसके अंतर्गत नए राज्यों के निर्माण, राज्य क्षेत्र सीमा और नाम में परिवर्तन, संविधान की नागरिकता संबंधी, अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातियों के प्रशासन संबंधी तथा केंद्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों की प्रकाशन संबंधी व्यवस्थाएं आती हैं। दूसरा है विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। यदि संसद के प्रत्येक सदन द्वारा कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के 2/3 मतों से विधेयक पारित हो जाता है और राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाती है तो वह संशोधन संविधान का अंग बन जाता है। न्यायपालिका राज्य के अधिकारों तथा शक्तियों जैसी कुछ विशिष्ट बातों को छोड़कर संविधान की अन्य सभी व्यवस्थाओं में इस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है संसद में विशेष बहुमत एवं राज्य विधान मंडलों की स्वीकृति से संशोधन। संविधान के कुछ अनुच्छेदों में संशोधन के लिए विधेयक को संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत तथा राज्यों के कुल विधान मंडलों में से आधे द्वारा स्वीकृति आवश्यक होती है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, संघीय न्यायपालिका, राज्यों के उच्च न्यायालय इत्यादि में इस विधि द्वारा संशोधन होता है। अगला टॉपिक है दोस्तों बजट। संविधान में अनुच्छेद 112 के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। मूल संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, इसे वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से संबोधित किया जाता है। इसकी अवधि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक है।
बजट के अंतर्गत राजस्व की प्राप्ति, राजस्व के बढ़ाने के उपाय, साधनों में के संबंध में चर्चा, संसाधनों के संबंध में चर्चा, खर्च का अनुमान एवं वार्षिक प्रक्रिया एवं खर्च की व्यवस्था एवं खर्च करने की योजना पर चर्चा बजट के अंतर्गत आती है। बजट को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है, आम बजट एवं रेल बजट। रेल बजट को छोड़कर सारे बजट आम बजट होते हैं। और रेलवे बजट को आम बजट से एक वर्ष समिति की सिफारिश पर 1921 में पृथक किया गया था, किंतु अगस्त 2016 में दोनों बजट को मिलाकर एक कर दिया गया है और अब संयुक्त बजट पारित होता है। फिर है दोस्तों बजट के पारित होने की प्रक्रिया। पहले बजट का प्रस्तुतिकरण होता है, फिर बजट पर आम बहस होती है। आम बहस 3 से 4 दिन तक चलती है। फिर विभागीय समितियों द्वारा जांच होती है, जिसमें 3 से 4 हफ्तों का समय लगता है। 1993 से एक स्थायी समिति बजट की जांच पड़ताल करती है तथा ये दोनों सदनों में रखा जाता है। अगला है अनुदानों में मांग पर मतदान। इसके अंतर्गत विपक्षी दल बजट में कमी पाने पर विभिन्न कटौती प्रस्तावों को सामने लाती है और जिसमें से पहला है नीति कटौती, दूसरा है आर्थिक कटौती, तीसरा है सांकेतिक कटौती। नीति कटौती में विपक्षी दल बजट से 1 रुपये काटने की मांग करती है। आर्थिक कटौती में एक निश्चित सीमा तक बजट से कटौती की मांग करती है और सांकेतिक सीमा में 100 रुपये की कटौती की मांग करती है विपक्षी दल। फिर है अगला विनियोग विधेयक का पारित होना। इसके अंतर्गत विधि द्वारा सम्मति नियोग के सिवाय धन निकासी नहीं होते हैं। अगला है वित्त विधेयक का पारित होना। वित्त विधेयक उसी वर्ष का बजट के अंतर्गत पारित होता है। अगला है दोस्तों संसदीय समितियाँ संसद को इसके कर्तव्यों के निर्वहन में मदद करती हैं। इस समिति को संसद के दोनों सदनों के द्वारा बनाए गए नियम के आधार पर संचालित होती हैं। इस समिति के सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष एवं सभापति द्वारा निर्वाचित होते हैं तथा उनके निर्देशानुसार काम करते हैं और ये समिति लोकसभा अध्यक्ष व सभापति के समक्ष अपने रिपोर्ट को प्रस्तुत करते हैं। इनका एक सचिवालय होता है जिसकी व्यवस्था लोकसभा अध्यक्ष और सभापति सचिवालय में करती है। संसदीय समितियों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, स्थायी समिति, तदर्थ समिति या अस्थायी समिति। स्थायी समिति के अंतर्गत वो समिति होती है जिनका कार्य निरंतर चलता रहता है। तदर्थ समिति किसी विशेष उद्देश्य से बनाई गई समिति होती है, बाद में जिसको भंग किया जा सकता है। तदर्थ समिति के अंतर्गत जांच समिति व सलाहकार समिति आते हैं। जांच समिति के सदस्यों को अध्यक्ष और सभापति निर्दिष्ट करते हैं। सभी घोटालों की जांच व अनुशासन स्पेक्ट्रम व लाइसेंसी जांच समिति के अंतर्गत आती है और सलाहकार समिति में प्रवर समिति, संयुक्त समिति आते हैं और विशेष विधेयक के विचार एवं प्रतिवेदन के लिए सलाहकार समिति बनाई जाती है। सलाहकार समिति साक्ष्य ग्रहण करते हैं एवं विभिन्न एजेंसियों से चर्चा करते हैं, फिर इसको संसद में पेश करते हैं। ये
जांच समिति और सलाहकार समिति तदर्थ समिति के अंतर्गत आते हैं। स्थायी समिति के अंतर्गत वित्त विभागीय समिति, जांच समिति, परीक्षा व नियंत्रण समिति, संसद के दैनंदिन कार्य के लिए समिति इत्यादि आते हैं। कुछ स्थायी समितियां निम्न है, जैसे लोक लेखा समिति। भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा सन 1921 में लोक लेखा समिति का गठन किया गया था। इसके अंतर्गत 22 सदस्य आते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा के तथा 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इस समिति में मंत्री निर्वाचित नहीं हो सकते। लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति होती है और सामान्यतः 1967 से विपक्षी दल का नेता लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। कैग का मुख्य कार्य रिपोर्ट की जांच करना, वित्तीय बंटवारा सही जगह हुआ है या वैधानिक तरीके से हुआ है कि नहीं, इसकी जांच करना। कैग लोक लेखा समिति की मदद करता है, इसलिए कैग को मित्र, दार्शनिक व पथ प्रदर्शक भी कहते हैं। कैग सार्वजनिक व्यय को नियंत्रित करता है। कैग के रिपोर्ट द्वारा बस निर्णय लिया जा सकता है। कैग की रिपोर्ट द्वारा कैग समिति को आदेश नहीं दे सकती। अगला है दोस्तों प्राक्कलन समिति। जॉन मिथाई की सिफारिश पर सन 1950 में प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था। प्राक्कलन समिति में 25 सदस्य होते हैं, लेकिन अब इनके सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 30 कर दी गई है। ये सभी लोकसभा के सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। कोई मंत्री इनका सदस्य नहीं हो सकता। लोकसभा का अध्यक्ष सत्ताधारी दल के सदस्य को ही प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष नियुक्त करता है। इसका मुख्य कार्य बजट में शामिल प्रकरणों की जांच, कार्यकुशलता व किफायती को प्रोत्साहन देना होता है। सार्वजनिक उद्यम समिति 1964 में कृष्ण मेमन समिति की सिफारिश पर इसकी शुरुआत हुई थी। पहले इसके सदस्यों में इसकी संख्या 15 थी, किंतु अब इसके सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 22 कर दी गई है, जिसमें से 15 लोकसभा के तथा 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष इनके सदस्यों का चुनाव करता है। सामान्यतः इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है और कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता। तो दोस्तों, हमारा आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा, और यदि अच्छा लगा तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।